हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफार्मर के बारे में कंप्लीट जानेंगे। इसके फंक्शन के आधार पे देखेंगे, कंस्ट्रक्शन के आधार पे हम लोग ट्रांसफार्मर को पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर होता क्या है, तो डेफिनेशन क्या कहता है? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक डिवाइस। दोस्तों, ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, इसमें कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है। Transformer is a static device which is used to transfer the electrical power from one circuit to other circuit by the process of mutual induction at constant frequency। तो दोस्तों, इसका जो मेन वर्क होता है वो क्या होता है? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। एक स्टैटिक डिवाइस होता है, ये रोटेटिंग डिवाइस नहीं होता है, ये एक स्टैटिक डिवाइस होता है विच इज यूज। इसका हम लोग इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे आप क्या करते हैं कि आप इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे लेवल पे पहुंचा देते हैं, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी कोई भी चेंज नहीं होता है, उसके फ्रीक्वेंसी पे कोई भी असर नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी मशीन है जो वोल्टेज को स्टेप अप करती है या फिर स्टेप डाउन करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे कि वोल्टेज एंड करंट इसको क्या करता है? ट्रांसफर करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। ये जो ट्रांसफार्मर है वोल्टेज और करंट को ट्रांसफर करता है एक लेवल से दूसरे लेवल पे। इसका मतलब ये हुआ कि ये करंट और वोल्टेज को एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचाता है। और ये एक ऐसा मशीन है दोस्तों जिसमें क्या होता है कि वोल्टेज का क्या होगा? स्टेप अप होगा, नहीं तो स्टेप डाउन होगा। या तो इसको बढ़ा के भेजा जाएगा या फिर उसको घटाया जाएगा। तो इसमें मेन वर्क यही होता है कि वो इलेक्ट्रिकल पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे भेजता है। और इसका क्या होता है कि ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है, नहीं तो स्टेप डाउन करता है। ट्रांसफार्मर स्टेप अप भी करता है, स्टेप डाउन भी करता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमेशा सेम होता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे कि हम कितना भी स्टेप अप कर लें, स्टेप डाउन कर लें, लेकिन उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उस पर कोई भी असर नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता है। और वो क्या होता है? हमेशा सेम होता है। इंडिया में क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हम लोग यूज करते हैं वो 50 हर्ट्ज पे यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बढ़ा भी देता है, घटा भी देता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है? करंट को बढ़ा भी देगा, घटा भी देगा, लेकिन बट देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन फ्रीक्वेंसी। इससे क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी पे कोई भी असर नहीं होता है। आप वोल्टेज को कितना भी बढ़ा लीजिए, कितना भी घटा लीजिए, आप करंट को कितना भी बढ़ा दीजिए, कितना भी घटा दीजिए, लेकिन फ्रीक्वेंसी पे कोई भी इसका असर नहीं होता है। और ये एक बड़ा एडवांटेज होता है ट्रांसफार्मर का। तो अभी क्वेश्चन आता है, व्हाई इज ए ट्रांसफार्मर नीडेड? मतलब ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, आप इसको समझ लेंगे, बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे दोस्तों, कि जितने भी इलेक्ट्रिकल में जनरेटिंग स्टेशन होते हैं, इलेक्ट्रिकल में जितने भी जनरेटिंग स्टेशन होंगे, तो जनरेटिंग स्टेशन से आपका क्या होगा? तो जनरेट होगा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। और अप्रोक्स यानी कि लगभग 11 किलो वोल्ट जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये आपका जनरेटिंग स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, और वो कितना होता है? तो 11 किलो वोल्ट जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या होता है कि उस 11 किलो वोल्ट को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे, यानी कि जनरेटिंग स्टेशन से हमें जहां भेजना होता है वहां पे हम लोग ट्रांसफर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग स्टेप अप करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि 11 केवी में जनरेट होगा। तो हम क्या करेंगे? वोल्टेज का स्टेप अप करेंगे। और एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ले चुके हैं कि 55 केवी कर दिए, मान लीजिए 100 केवी कर दिए। ये डिपेंड करता है कि आपको जनरेटिंग स्टेशन से कहां पे भेजना है। तो ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पर कि आपको कितना दूरी पे भेजना है, आपको उतना बढ़ाना होगा। तो ये हम लोग स्टेप अप करते हैं वोल्टेज को। उसके बाद देखिए, वोल्टेज का जब स्टेप अप करेंगे तो करंट का क्या होगा? स्टेप डाउन हो जाएगा। जब वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं तो करंट का वोल्टेज डाउन हो जाता है। इससे क्या फायदा होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसमें फर्क आ जाता है। तो उससे क्या होता है कि जब कंडक्टर में डिफरेंस आएगा तो उसका थिकनेस हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होगा कि उससे हम लोग का कॉस्ट बचेगा। तो ये होता है कि उसका थिकनेस हम लोग कम यूज करते हैं, यानी कि उसका थिकनेस हम लोग बहुत ही कम मतलब कम मात्रा में यूज होता है। उससे कैपिटल कॉस्ट जो होता है, उसकी जो लागत होती है वो कम हो जाती है। तो ये एक एडवांटेज हो जाता है।
तो अब हम लोग इसको फिर से एक बार दोहरा देते हैं, इतना दूर आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है? तो ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं? तो ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर को एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचाने के लिए, यानी कि वोल्टेज और करंट को एक लेवल से दूसरे लेवल पे ले जाने के लिए। और ये किस प्रोसेस के द्वारा होता है? तो बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कितना भी वोल्टेज को स्टेप अप कर लेंगे, स्टेप डाउन कर लेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सेम होता है। वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफर होंगे एक लेवल से दूसरे लेवल पे। ये ऐसा मशीन है जो वोल्टेज को क्या करता है? स्टेप अप करता है, नहीं तो स्टेप डाउन करता है। स्टेप अप कर दीजिए, स्टेप डाउन कर दीजिए, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। हमारे भारत में जितने भी डोमेस्टिक अप्लायंस होते हैं वो 50 हर्ट्ज पे वर्क करते हैं। ट्रांसफार्मर करंट को कितना भी बढ़ा दे घटा दे, वोल्टेज को कितना भी बढ़ा दे घटा दे, लेकिन उससे फायदा ये होता है कि उसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी में चेंजेस नहीं होते हैं। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द फ्रीक्वेंसी। अब एक क्वेश्चन आता था यहाँ पे कि वाई इज अ ट्रांसफार्मर नीडेड? ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है हमें? तो जितने भी इलेक्ट्रिकल के जनरेटिंग स्टेशन होते हैं वो जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और वहां से कितना जनरेट होता है? तो 11 kV जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी। अब उस 11 kV को हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पे, यानी एक लेवल से दूसरे जगह पे जब भेजेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे स्टेप अप करेंगे। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे 60 भी ले सकते हैं, 120 भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके डिस्टेंस पे कि आप जनरेटिंग स्टेशन से कितने दूरी पे उसको भेज रहे हैं। तो जब वोल्टेज का स्टेप अप करेंगे तो करंट का स्टेप डाउन हो जाता है, जिससे फायदा क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है उसमें डिफरेंस आ जाता है, उसमें फर्क आ जाता है। जब उसमें फर्क आ जाएगा तो उसका थिकनेस हम लोग कम इस्तेमाल करेंगे, जिससे क्या होता है कि कैपिटल कॉस्ट की जो लागत होती है वो कम हो जाती है, कैपिटल कॉस्ट कम लगता है। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा कि जब हम लोग वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं तो इसी के कारण हम लोग क्या करते हैं? ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। तो ट्रांसफार्मर की जरूरत क्यों पड़ती है? तो आप देख सकते हैं इतने एग्जाम्पल में आप लोग, इतने कंसेप्ट में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम लोग 11 kV को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। जनरेटिंग स्टेशन में कितना जनरेट कर रहे हैं? 11 kV। और हम लोग भेज कितना रहे हैं? तो 66 kV, या फिर आप भेज रहे हैं 100 kV। तो ये आप क्या कर रहे हैं? यानी कि स्टेप अप कर रहे हैं। तो ये फायदा होता है ट्रांसफार्मर का, और इसलिए ट्रांसफार्मर बहुत ही जरूरी होता है। तो आपको आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। ट्रांसफार्मर कितने पार्ट्स को कंसिस्ट करता है? तो वो 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। पहला पार्ट्स हो जाता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा हो जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग, और तीसरा हो जाता है कोर। तो यहाँ पे आप फिगर के जरिए देख सकते हैं कि ये कोर है और ये आपका जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी वाइंडिंग किया गया है। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग किया गया है। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग और इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड होता है और जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा लोड से कनेक्टेड होता है। तो ये आपको फिगर में देख के समझ में आ रहा होगा, और इसको हम लोग बोलते हैं कोर। तो सिलिकॉन स्टील इज यूज्ड इन कोर टू रिड्यूस द हिस्टेरेसिस लॉस। तो सिलिकॉन स्टील का इस्तेमाल होता है कोर को बनाने के लिए। उससे क्या फायदा होता है? तो ये रिड्यूस करता है हिस्टेरेसिस लॉस को। तो देखिए यहाँ पे हिस्टेरेसिस लॉस सुन के आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये जब हम ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स को देखेंगे, यानी कि उसके वर्किंग पार्ट्स को भी देखेंगे, तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है और एडी करंट लॉस क्या होता है। सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है कोर में। क्यों? क्योंकि रिड्यूस करेगा हिस्टेरेसिस लॉस को। वो हिस्टेरेसिस लॉस को क्या करेगा? रिड्यूस कर देगा। और ये सिलिकॉन स्टील क्या करता है? तो ये प्रोवाइड करता है। क्या चीज प्रोवाइड करता है? तो लो रिलेक्टेंस पाथ को प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस बाय सिलिकॉन स्टील। तो उससे क्या हो जाएगा कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा कनेक्टेड होता है सप्लाई से, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा कनेक्टेड होता है लोड से। तो ये आप यहाँ पे भी देख के समझ सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड होगा और सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा लोड से कनेक्टेड होगा। यहाँ पे जो वाइंडिंग होता है उसमें जनरली किस चीज से बना होता है? तो कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। वाइंडिंग को बनाने के लिए कॉपर वायर का इस्तेमाल किया जाता है। और क्यों किया जाता है? तो इससे फायदा ये होता है कि रेसिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये इसका बेनिफिट होता है। और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर मेनली 3 पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। पहला प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग और तीसरा कोर।
और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, इसको कोर बोलते हैं। और ये जो पहला वाइंडिंग है इसको प्राइमरी वाइंडिंग और इसको सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा सप्लाई से कनेक्टेड होता है, जबकि सेकेंडरी वाइंडिंग हमेशा लोड से कनेक्टेड होता है। सिलिकॉन स्टील का यूज किया जाता है कोर को बनाने के लिए। इससे फायदा क्या होता है, तो ये रिड्यूस कर देता है हिस्टेरेसिस लॉस को। और सिलिकॉन स्टील प्रोवाइड करता है लो रिलक्टेंस पाथ, सो हिस्टेरेसिस लॉस रिड्यूस बाय सिलिकॉन स्टील। प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड विथ सप्लाई और सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड विथ लोड। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, तो इतना हम लोगों ने जान लिए। अब हम लोग जब इसके कंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे, वर्किंग को पढ़ेंगे, तो वहां पे हम लोग लॉसेस के बारे में अच्छे से डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग आगे में पढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो मेनली हम लोग कितना जानते हैं, दो तरीके के हम लोग बताते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। लेकिन उसको हम लोग कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांसफार्मर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग वेज। अगर आप उसके सप्लाई को बेस मानकर चलेंगे, सप्लाई बेस पे अगर उसको डिवाइड करेंगे तो वो दो तरीकों में बढ़ जाएगा, एक सिंगल फेज और एक 3 फेज। वाइंडिंग के बेस पे अगर हम बात करें तो ऑटो ट्रांसफार्मर जो कि सिंगल फेज हो जाएगा, डबल फेज और 3 फेज का हो जाता है। मेजरमेंट के आधार पे अगर हम लोग उसको बांटते हैं तो सीटी पीटी में वो डिवाइड हो जाता है, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। कूलिंग के बेस पे अगर हम बात करें तो कूलिंग के बेस पे दो तरीके में हो जाता है, ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर और दूसरा हो जाता है वाइल्ड टाइप ट्रांसफार्मर। कंस्ट्रक्शन के बेस पे अगर हम लोग बात करें कि ट्रांसफार्मर को कितने भाग में बांट सकते हैं, तो ये भी दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो जाता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर और एक हो जाता है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सर्विस के बेस पे अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्विस के बेस पे भी दो भाग में बढ़ जाता है, एक हो जाता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर और दूसरा हो जाता है पावर ट्रांसफार्मर। लेकिन हम लोग मेनली किसके बारे में बात करते हैं, तो फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन को लेकर ही हम लोग चलते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जब भी बात होगा तो उसके फंक्शन से रिलेटेड बात होता है। तो यहाँ पे हो जाता है दो तरीके के हो जाएंगे, स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो हम लोग इसी को डिटेल्स में देखेंगे। अगर इसके बारे में आपको अगर डिटेल्स में चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में बता देंगे, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दिया जाएगा। स्टेप अप क्या होता है, तो स्टेप अप होता है लो वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू हाई वोल्टेज। स्टेप अप में हम लोग क्या करते हैं कि जो लो वोल्टेज होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस में, तो हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टेप डाउन में जस्ट उसका उल्टा होता है, हाई वोल्टेज को ये कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में। स्टेप अप में क्या होता है कि नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के वो ज्यादा होते हैं कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न जो होता है वो ज्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो सेकेंडरी वाइंडिंग के ज्यादा होते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के कंपैरिजन में। वही आपका स्टेप डाउन में क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न कम होता है कंपेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग। तो इसको अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि स्टेप अप किसको बोलते हैं, स्टेप डाउन किसको बोलते हैं, कहाँ पे हम लोग इसको यूज करते हैं। स्टेप अप का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो जितने भी जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं, इलेक्ट्रिकल के जितने भी जनरेटिंग स्टेशंस होते हैं वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टेप अप का यूज करते हैं। क्योंकि वहां पे 11 kV का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, तो उसे हम लोग जब भी एक स्टेशन से दूसरे जगह भेजना होता है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, स्टेप अप कर देते हैं। और स्टेप डाउन का यूज कहाँ किया जाता है, तो जितने भी हमारे घर के आसपास में ट्रांसफार्मर होते हैं वो स्टेप डाउन का इस्तेमाल करते हैं। तो जितने भी ट्रांसफार्मर आप देखते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, या तो स्टेप अप होते हैं या फिर स्टेप डाउन होते हैं। स्टेप डाउन की एग्जांपल आपको इलेबोरेट करके समझाते हैं। देखिए, किसी भी मोबाइल का चार्जर हो जाता है, या फिर लैपटॉप का चार्जर हो गया, मोबाइल का चार्जर हो गया, या फिर जितने भी छोटे अप्लायंसेस हैं उनको आप जब खोल के देखेंगे तो उसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर मिलेगा। वो क्या करता है कि जो हम लोग का इनपुट आता है उसको कन्वर्ट कर देता है कम वोल्टेज में। जैसे क्या करता है कि आपका मोबाइल का चार्जर है, मोबाइल चार्जर कितना आउटपुट लेता है, या तो 5 वोल्ट देगा या तो 3.5 वोल्ट देता है। लेकिन उसको हम लोग इनपुट कितना दे रहे हैं, 220 वोल्ट हमारे घर में आ रहा है, तो हम लोग इनपुट दिए 220 वोल्ट और वो हमारे मोबाइल को कितना आउटपुट दे रहा है, तो 5 वोल्ट दे रहा है या फिर 3.5 वोल्ट दे रहा है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। ये वोल्टेज को क्या कर रहा है, स्टेप डाउन कर रहा है। अगर 220 का 220 अगर दे देगा तो आपका मोबाइल ब्लास्ट कर जाएगा, वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहां पे उसका कैपेसिटी ही होता है 5 वोल्ट, नहीं तो 3.5 वोल्ट। अगर आप लैपटॉप की बात कर लें तो लैपटॉप में क्या होता है कि 15 वोल्ट उसका चार्जर एक्सेप्ट करता है, तो हम लोग उसको इनपुट दे रहे हैं 220 वोल्ट और वो कन्वर्ट कर दे रहा है 15 वोल्ट में। तो लैपटॉप के चार्जर में भी वही केस हो जाता है कि
आप दे रहे हैं उसको ज्यादा वोल्ट यानी 220 वोल्ट, 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, लेकिन वो कन्वर्ट कर दे रहा है 15 वोल्ट में। तो ये स्टेप डाउन का एग्जाम्पल हो जाता है। और स्टेप अप का एग्जाम्पल क्या हो जाता है कि जितने भी हमारे जनरेटिंग स्टेशन होते हैं जिसमें कितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 11 के भी, और उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए क्या करते हैं, स्टेप अप करते हैं, उसके वोल्टेज को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप इस फिगर को अच्छे से समझ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, ये जनरेटिंग स्टेशन है, यहाँ पे कितना जनरेट होता है 11 के भी, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है 11 के भी। आप यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा दिए, तो ये क्या किया कि यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर लगा दिए, तो ये स्टेप अप करके आगे बढ़ाएगा। और फिर आप ट्रांसफार्मर लगा दिए तो ये आपको वोल्टेज को क्या कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, ये आगे बढ़ाते जा रहा है। लेकिन वही हमारे घर के पास में जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो हमारे घरों के पास में ट्रांसफार्मर होते हैं, वो तो स्टेप डाउन होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जितना भी मान लीजिए कि 220 वोल्ट यहाँ पे अगर 3 फेज का है तो 440 वोल्ट भी आता है, तो हम लोग के घर पे कितना सप्लाई ये देगा 230 वोल्ट। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये घटा दे रहा है, 11 केवी को 230 वोल्ट में चेंज कर दे रहा है यहाँ पे आके घर के पास में आके। तो ये हो जाएगा कुछ इसका एग्जाम्पल हो गया कि आप कैसे इसको समझ सकते हैं, स्टेप अप कहाँ होता है, स्टेप डाउन क्या होता है। तो ट्रांसफार्मर का मेन काम ही यही होता है कि वो वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर देगा या फिर स्टेप डाउन कर देगा। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आ गया होगा कि स्टेप अप क्या होता है, लो वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है हाई वोल्टेज में, और स्टेप डाउन क्या होता है, तो हाई वोल्टेज को कन्वर्ट कर देता है लो वोल्टेज में। स्टेप अप में क्या होगा, स्टेप अप में क्या होगा कि आप इनपुट देंगे 5 वाट और वो आपको चेंज करके 200 वाट बना देगा, 100 वाट बना देगा, तो ये आपका हो जाएगा स्टेप अप। इसमें वोल्टेज को बढ़ा रहा है। वही आप मोबाइल के चार्जर को केस में देख लिए, उसके एग्जांपल को देख लिए कि उसमें हम लोग देते हैं 220 वोल्ट उसको इनपुट देते हैं और आउटपुट उसमें कितना मिलता है 5 वोल्ट या 3.5 वोल्ट, तो वो हो जाता है स्टेप डाउन का एग्जांपल। तो ये हो जाते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर आपको इसमें से कोई भी इलेबोरेट करके समझना है तो आप हमको कमेंट कीजिएगा, इस पे अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन हमको मेनली जो समझना होता है वो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल को देखेंगे। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो कनेक्टेड तो होते हैं एक दूसरे से, लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। इन ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग आर कनेक्टेड, ये कनेक्टेड होंगे लेकिन इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं एक दूसरे से। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर के अंदर 2 तरह के वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। There are 2 types of winding in transformer, प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग। इस फिगर को आप समझेंगे अच्छे से। देखिए ये क्या है, ट्रांसफार्मर कोर है, ये क्या है, ट्रांसफार्मर कोर है, और इसमें जो ये वाइंडिंग है इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग और ये वाले वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग को क्या मिलता है, हम लोग देते हैं इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी वाइंडिंग से हमें आउटपुट मिलता है। प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम करंट देंगे तो वो करंट कैसा हो जाएगा, प्राइमरी करंट हो जाएगा, और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो करंट होगा वो सेकेंडरी करंट हो जाएगा, यानी कि IS। जो प्राइमरी वाइंडिंग में हम लोग वोल्टेज देंगे वो कौन सा वोल्टेज हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज हो जाएगा। NP टर्न्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स, कि प्राइमरी टर्न्स कितना है, उसी तरह NS टर्न दिया गया है, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न कितना है। देखिए कभी भी क्या होता है कि जब हम प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसमें क्या होता है, कोर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाता है, और वो क्या करता है कि चारों तरफ कोर के सराउंड घूमने लगता है। तो ये जब घूमने घूमते यहाँ आता है सेकेंडरी वाइंडिंग के पास, तो ये इसको कट करता है, और वो उसको कट करने के बाद इसमें क्या होता है कि EMF इंड्यूस हो जाता है। EMF इंड्यूस होने के बाद ही ये क्या होता है कि इसमें आउटपुट वोल्टेज मिलने लगता है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल होता है। देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ट्रांसफार्मर वर्क करता है। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड विथ AC, अगर प्राइमरी वाइंडिंग को जो हमने समझाया उसको हमने लिख दिया है लैंग्वेज के रूप में, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर कनेक्टेड विथ AC सप्लाई, यहाँ पे हम क्या किए कि AC सप्लाई से कनेक्ट कर दिए, ठीक है। AC सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद उसमें क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस कर देगा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें प्रोड्यूस हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, एंड दिस फ्लक्स सर्कुलेट अराउंड द कोर। ये जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ है ये क्या करेगा, ये कोर के अराउंड सर्कुलेट करना शुरू कर देगा। सर्कुलेट करने के बाद ये क्या करेगा, सेकेंडरी वाइंडिंग के पास पहुंचेगा और इसको क्या करेगा, कट करेगा। तो कट करने के बाद क्या होगा, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से क्या कहता है, व्हेन
वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, वेरिंग है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो कट्स द सेकेंडरी वाइंडिंग, जो सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है तो उसमें क्या इंड्यूस हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है इन द वाइंडिंग, वाइंडिंग के अंदर। सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड विथ लोड, जो कि सेकेंडरी वाइंडिंग होता है वो किससे कनेक्ट होता है, लोड से, और प्राइमरी वाइंडिंग सप्लाई से। सो इंड्यूस वोल्टेज सप्लाई टू द लोड, जो इंड्यूस वोल्टेज सप्लाई होगा लोड को, वी गिव सप्लाई इन प्राइमरी वाइंडिंग, हम लोग सप्लाई कहां पे देते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग को देते हैं, और वोल्टेज इंड्यूस कहां हो जाता है, सेकेंडरी वाइंडिंग में हो जाता है। और इसी फेनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी मैकेनिज्म को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। दोस्तों को रिलेट करके पढ़िएगा तो ज़्यादा मजा आता है। पहले ही हम डिफिनीशन में बताए थे कि इसका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर को एक जगह से दूसरे जगह पे भेजने को ही ट्रांसफार्मर कहते हैं, और उसको कौन प्रोसेस से होता है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वो एक स्टैटिक डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है, एक जगह से इलेक्ट्रिक पावर को दूसरे जगह पे भेजना, किस प्रोसेस से, म्यूचुअल इंडक्शन से। उसमें क्या होता है था, फ्रीक्वेंसी सेम होता है। तो ये आपका फेनोमेना आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन का बात हम वहाँ पे किए थे क्या होता है। देखिए इसको हम समझाने के लिए शॉर्टकट में यहाँ पे आपको ट्रिकली बता दिए हैं कि इससे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से समझ लेंगे। देखिए प्राइमरी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग में हम सप्लाई दिए, एसी सप्लाई देंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगा, वो क्या करेगा कि रोटेट करेगा कोर में, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करेगा, रोटेट करना शुरू कर देगा कोर के अंदर, और वो लिंक करेगा किससे, सेकेंडरी वाइंडिंग से। तो सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो वो कट करेगा, तो कट करने के बाद क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाता है। तो यही तो कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम यही तो कहते हैं कि जब भी कोई सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करता है तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है और उससे हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाता है। तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। एक बार फिर से आप इस फिगर को देख लीजिएगा, इसमें क्या होता है कि ये होता है प्राइमरी वाइंडिंग, ये होता है सेकेंडरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर कोर, ये कोर होता है। प्राइमरी वाइंडिंग को जब हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, यानी एसी से कनेक्ट करते हैं, एसी सप्लाई से, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है, और ये क्या करता है, कोर के अराउंड सर्कुलेट करने लगता है, यानी घूमने लगता है, और घूमते घूमते क्या होता है कि सेकेंडरी वाइंडिंग के पास पहुंचता है, सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है, तो वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और उस ईएमएफ से आउटपुट वोल्टेज हमें मिलता है। तो यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हम लोग ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं, तो आप देख सकते हैं, कोर होता है, वाइंडिंग होता है, ट्रांसफार्मर टैंक होता है, बुशिंग होता है, ट्रांसफार्मर वायल होता है, कंजर्वेटिव टैंक होता है, ब्रीदर होता है, रेडिएटर होता है, बुकोज रिले होता है, एक्सप्लोशन वाल्व होता है। तो ये सबको हम एक एक करके बारी बारी से देख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कोर को देखेंगे। कोर क्या होता है, तो कोर जो होता है वो मेड अप ऑफ आयरन और सिलिकॉन स्टील, ये आयरन और सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो प्रोवाइड पाथ टू मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट मीन्स ट्रांसफर फ्लक्स फ्लो थ्रू कोर टू वाइंडिंग। ये मैग्नेटिक फ्लक्स को एक पाथ प्रोवाइड करता है, जिसमें क्या होता है कि ट्रांसफर होता है फ्लक्स का, जो कोर से वाइंडिंग की तरफ जाता है। कोर मेड बाय थिन शीट अप्रोक्स 0.5 mm से बना होता है, थिकनेस उसका जो होता है वो 0.5 mm होता है, विथ लेमिनेटेड ईच अदर, वो एक दूसरे से लेमिनेट होते हैं, और इसका थिकनेस 0.5 mm होता है। थिन शीट का यूज हम लोग क्यों करते हैं, तो करंट लॉस को एलिमिनेट करने के लिए थिन शीट का यूज किया जाता है। सिलिकॉन स्टील इज यूज टू एलिमिनेट हिस्टेरेसिस लॉस। अब सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों किया जाता है, कोर को बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज क्यों किया जाता है, तो यूज इसलिए किया जाता है कि इससे हिस्टेरेसिस लॉस को एलिमिनेट किया जा सके। तो कोर के बारे में इतना कुछ है कि आप समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ से बना होता है, तो आयरन और सिलिकॉन स्टील से बना होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, तो पाथ प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, कि वो क्या करता है, फ्लक्स फ्लो थ्रू द कोर टू वाइंडिंग, यानी कि उसको ट्रांसफर करने में ये पाथ को प्रोवाइड करता है। कोर मेड बाय थिन शीट अप्रोक्स 0.5 mm, ये बहुत ही पतले शीट से बनाया जाता है, जिसका अप्रोक्सीमेट थिकनेस जो होता है वो 0.5 mm होता है, और ये क्या होते हैं, लेमिनेटेड होते हैं एक दूसरे से। थिन शीट का यूज क्यों करते हैं, ताकि एलिमिनेट कर सकें करंट लॉस को। सिलिकॉन स्टील का क्यों यूज करते हैं, तो एलिमिनेट कर सकते हैं हिस्टेरेसिस लॉस को। देखिए ये कैसा होता है, तो ये थिन शीट से मिलके एक मोटा, ये जो हमें दिखता है कोर, ये अलग अलग पतले पतले शीट से मिलके बनते हैं।
हम लोग क्या देखते हैं कि ये कोर है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है कि पतले पतले सीट से मिल के ये बनते हैं। अब इसी पे होता है वाइंडिंग। तो वाइंडिंग के बारे में देखिए, वाइंडिंग क्या होता है, वाइंडिंग मेड अप ऑफ कॉपर कंडक्टर, ये कॉपर कंडक्टर से बना होता है। इट इज मेड ऑन ट्रांसफॉर्मर कोर, ये कहाँ पे बना होता है, तो इसी ट्रांसफॉर्मर के कोर पे बना होता है। ईच वाइंडिंग इंसुलेटेड ईच अदर, अब इसमें हर एक वाइंडिंग क्या होता है, एक दूसरे से इंसुलेटेड होता है ताकि उससे कोई भी नुकसान ना हो। ये सारे वाइंडिंग एक दूसरे से इंसुलेटेड होंगे और ये कहाँ पे होते हैं, तो कोर के ऊपर किए जाते हैं। आप फिगर के जरिए भी देख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर टैंक क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर टैंक इट इज मेड अप ऑफ थिक मेटल मटेरियल, ये थिक मेटल मटेरियल से बनाया जाता है। इन द टैंक वी प्लेस कोर एंड वाइंडिंग विथ ऑयल, इसके टैंक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोर और वाइंडिंग को प्लेस कर देते हैं तेल के साथ में। दिस टैंक इज फुली सील्ड, ये जो टैंक होता है वो पूरी तरह से सील्ड होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफॉर्मर टैंक का मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोटेक्ट कोर एंड वाइंडिंग, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि कोर और वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्शन देना कोर और वाइंडिंग को। तो कोर और वाइंडिंग इस दोनों को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ट्रांसफॉर्मर टैंक इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। और आप समझ गए होंगे कि कोर का इस्तेमाल क्या होता है, किस चीज से बना होता है, और वाइंडिंग का किस चीज से बना होता है, ये कहाँ पे बनता है, तो ये कोर पे बनता है। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्मर के टैंक में डाल देते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर टैंक हो गया जो क्या होता है, पूरी तरीके से खाली होता है। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इस वाइंडिंग और कोर को डाल देंगे और इसको सील किया जाता है, यानी कि ये पूरी तरीके से सील्ड होता है, इसमें कोई भी लीकेज नहीं होता है। इसका मेन काम आप समझ चुके होंगे कि ये कोर और वाइंडिंग को प्रोटेक्शन देना इसका मेन काम है। तो चलिए इसके आगे अब हम लोग बुशिंग को देखेंगे और ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कंजर्वेटिव टैंक, इन सभी को देख लेते हैं। बुशिंग, ट्रांसफॉर्मर ऑयल, कंजर्वेटर टैंक या जितने भी इसके पार्ट्स होते हैं उन सभी का फिगर आपको साइड में दे दिया जाएगा ताकि आप आसानी से समझ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बुशिंग के बारे में। बुशिंग क्या होता है, बुशिंग कहाँ लगा होता है, इट इज कनेक्टेड टॉप ऑफ द ट्रांसफॉर्मर टैंक, ये ट्रांसफॉर्मर टैंक के टॉप में लगा हुआ रहता है और इसको हम लोग टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज टर्मिनल, बुशिंग को आप टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं या फिर और ये लगा कहाँ होता है, तो ट्रांसफॉर्मर टैंक के ऊपर में ये लगा हुआ रहता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये इंसुलेट करता है ट्रांसफॉर्मर बॉडी और सप्लाई को। ये इसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि ये इंसुलेट करता है ट्रांसफॉर्मर के बॉडी को और सप्लाई को। तो ये कहाँ लगा हुआ रहता है, ट्रांसफॉर्मर टैंक के ऊपर में लगा हुआ रहता है। इसको हम लोग टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं और इसका मेन फंक्शन ये इंसुलेट करता है ट्रांसफॉर्मर बॉडी और सप्लाई को। अब हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या होता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल दो तरीके के होते हैं, एक होता है लो वोल्टेज के लिए और एक हाई वोल्टेज के लिए। तो पैराफिनिक ऑयल होता है जो कि हाई वोल्टेज में यूज किया जाता है और एक होता है नेफ्थेनिन ऑयल जिसको हम लोग लो वोल्टेज में यूज करते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, तो प्रोवाइड इंसुलेशन एंड कूलिंग। इसका मेन काम यही होता है कि ये प्रोवाइड कराता है इंसुलेशन को और कूलिंग को। दिस ऑयल हैज हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी, ये ऑयल के पास क्या होता है कि हाई इंसुलेशन प्रॉपर्टी होता है, जिससे क्या होता है कि विच कैन प्रोवाइड कूलिंग टू ट्रांसफॉर्मर, जिससे क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर को कूलिंग आसानी से मिल जाता है। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल भी आप मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल यही होता है कि ये क्या होता है, पैराफिनिक ऑयल होता है हाई करंट के लिए, नेफ्थेनिन ऑयल होता है लो करंट के लिए। और इसका मेन फंक्शन यही होता है कि ये इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड करता है ट्रांसफॉर्मर को। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, कंजर्वेटर टैंक इट इज द एक्सटर्नल ऑयल टैंक, ये एक बाहरी ऑयल टैंक होता है जो कि इट इज कनेक्टेड, ये कहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्मर टैंक से ये कनेक्टेड होता है। इट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द ट्रांसफॉर्मर टैंक, ये ट्रांसफॉर्मर टैंक के डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। सो वेन ट्रांसफॉर्मर इज फुली लोडेड, जब ट्रांसफॉर्मर पे आप ज्यादा लोड दे देंगे, हेवी लोड दे देंगे, तो उसका जो ऑयल है वो क्या होगा, हीट होगा, गर्म होगा और उसमें क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन आएगा, यानी कि वो जो ऑयल है उसमें एक्सपेंशन आएगा। एक्सपेंशन आने के कारण क्या होगा, सो दिस एक्सपेंशन प्रोसेस कम इन कंजर्वेटर टैंक, तो वो जो एक्सपेंशन होगा तो वो बढ़ के कंजर्वेटर टैंक में चला जाएगा।
हमेशा कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, फिल हाफ ही फिल किया जाता है, उसको कभी भी पूरा फिल नहीं किया जाता है। क्योंकि देखिए कभी भी ट्रांसफार्मर पे अगर पूरा लोड हेवी लोड हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि वो वायल गर्म हो जाता है, और कोई भी चीज को गर्म कीजिएगा तो वो ऊपर की तरफ एक्सपैंड होता है। चाय को आप खौलाएंगे तो वो क्या होता है, जब गर्म होता है तो वो ऊपर की तरफ खोलता है। दूध को देखे होंगे, जब गर्म होता है तो ऊपर की तरफ खोलता है। तो वैसे ही तेल क्या होगा, ऊपर की तरफ खोलना शुरू हो जाएगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए कंजर्वेटर टैंक में हमेशा हाफ फिल किया जाता है, ताकि वो अगर गर्म भी होता है तो वो पूरा फिल नहीं होगा, वो इसको रिड्यूस कर देगा। तो कंजर्वेटर टैंक का यही एडवांटेज होता है। और ये लगा कहाँ पे होता है, तो डायरेक्टली लगा होता है ट्रांसफार्मर टैंक से। ये एक्सटर्नल ऑयल टैंक होता है, ठीक है, ये मेन ऑयल टैंक नहीं होता है, ये एक्सटर्नल ऑयल टैंक होता है। तो अब हम लोग देखेंगे ब्रीदर, रेडिएटर, बुकज रिले और एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे ब्रीदर के बारे में। इट इज ए ट्रांसफार्मर हार्ट फॉर ब्रीदिंग। इसको हम लोग ट्रांसफार्मर का हार्ट कहते हैं। इसमें यूज किस चीज का करते हैं, तो सिलिका जेल का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ब्रीदर में सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंजर्वेटर टैंक। ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, कंजर्वेटर टैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। When ट्रांसफार्मर इज फुली लोडेड सो वायल लेवल इंक्रीजेज। जाहिर सी बात है, जब ट्रांसफार्मर पे ज्यादा लोड देंगे तो उसका वायल क्या होगा, गर्म होगा, और उसमें क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो वो उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज होगा। नाउ इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिमूव एयर। अब सबसे ज्यादा जरूरत क्या हो जाता है कि हमें उसमें का रिमूव करना होता है एयर को। अगर एयर को रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा, इफ वी नॉट रिमूव एयर एंड एक्सपेंशन प्रोसेस कंटिन्यू। अगर हम लोग एयर को रिमूव नहीं करते हैं और जो एक्सपेंशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यू होते जा रहा है तो क्या होगा, सो कंजर्वेटर टैंक एंड ट्रांसफार्मर में बर्न। तो उससे क्या होगा कि जो कंजर्वेटर टैंक है या ट्रांसफार्मर है वो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। सो वी यूज ब्रीदर टू रिमूव एयर। तो हम लोग ब्रीदर का यूज करते हैं रिमूव एयर को रिमूव करने के लिए। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, ब्रीदर होता क्या है, तो ब्रीदर को हम लोग हार्ट भी बोलते हैं ट्रांसफार्मर का। इसमें यूज किस चीज का होता है, तो सिलिका जेल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द कंजर्वेटर टैंक। ये कंजर्वेटर टैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। अब कंजर्वेटर टैंक के बारे में हम लोगों ने अभी जस्ट पढ़ा, कंजर्वेटर टैंक मेन टैंक से डायरेक्ट कनेक्टेड होता है, ट्रांसफार्मर टैंक से। और यहाँ पे ब्रीदर किससे कनेक्टेड होता है, तो कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड होता है। व्हेन ट्रांसफार्मर इज फुली लोडेड, जब ट्रांसफार्मर अगर पूरा लोड उस पर हो जाएगा तो उसमें का वायल क्या होगा, गर्म होगा। गर्म होने के बाद उसमें एक्सपेंशन होगा, तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या हो जाएगा कि उसमें का एयर को हम लोग को रिमूव करना होगा। उसी एयर को रिमूव करने के लिए हम लोग ब्रीदर का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग देखेंगे रेडिएटर। रेडिएटर होता क्या है, तो ये पहले कहां लगा हुआ होता है, तो इट इज कनेक्टेड टू द ट्रांसफार्मर टैंक। ये ट्रांसफार्मर टैंक में लगा हुआ रहता है। इट इज मेड अप ऑफ थिन पाइप। ये किस चीज से बना होता है, थिन पाइप से बना हुआ रहता है। इट इज यूज फॉर कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। इसका मेन काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर को कूलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है। क्योंकि हमेशा लोड रहता है ट्रांसफार्मर पे तो उसमें ज्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए कूलिंग प्रोसेस को, कूलिंग को प्रोवाइड कौन कराता है, तो रेडिएटर कराता है। व्हेन ट्रांसफार्मर इज लोडेड सो वाइल इज गेटिंग हॉट, सो फॉर कूलिंग पर्पस वी प्रोवाइड एक्सटर्नल पाथ। तो यहाँ पे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर पे जब हम लोड देंगे तो उसका वायल जो होगा वो हॉट हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग पर्पस के लिए, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग एक बाहरी रास्ता चुनते हैं। हम लोग एक एक्सटर्नल पाथ को चूज करते हैं। बिकॉज वेन वायल फ्लो इन थिन पाइप, जब वायल जो होगा वो फ्लो करेगा पतले वाले पाइप में, थिन पाइप में, तो उसमें क्या हो जाएगा, एयर का स्पेस आ जाएगा। उसमें स्पेस आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उसमें एयर फिल हो जाएगा एंड गेट मोर एयर। सो वायल विल मेक कूल एंड दिस प्रोसेस डन कंटिन्यूअसली एंड वाइल कूल्ड। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कंटिन्यू रखते हैं ताकि उसमें क्या हो, कभी भी ट्रांसफार्मर में ज्यादा गर्म हो जाए तो उसको कूल करने के लिए इस प्रोसेस को हम लोग जारी रखते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, रेडिएटर होता क्या है, ये कहां पे लगा हुआ रहता है, तो ये कंजर्वेटर टैंक पे लगा हुआ रहता है। और किस चीज से मिलके बना होता है, तो थिन पाइप से मिलके बना हुआ रहता है। इसको यूज किस लिए करते हैं, तो फॉर कूलिंग पर्पस के लिए। इसको हम लोग ठंडा करने के लिए ट्रांसफार्मर को इसका यूज करते हैं। जब ट्रांसफार्मर ज्यादा लोडेड होता है तो उसका वायल जो होता है वो ज्यादा गर्म हो जाता है। उस
वायल को ठंडा करने के लिए हम लोग कूलिंग पर्पस के हिसाब से एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं और उसमें क्या करते हैं कि वो जो थीन पाइप होता है उसमें वायल जब आ जाता है तो उसमें स्पेस हो जाता है। स्पेस आएगा तो इसका मतलब है कि एयर आ जाता है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो वायल है वो ठंडा हो जाता है। और ये प्रोसेस हम लोग लगातार करते हैं ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए। रेडिएटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो फॉर कूलिंग पर्पस। इसका इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि ट्रांसफार्मर को ये ठंडा कर सके, क्योंकि उसमें ज्यादा लोड होगा तो वो गर्म हो जाता है और उसमें गर्म होगा तो वायल क्या होगा, एक्सपेंशन होगा, तो इसलिए उसको ठंडा करना बहुत ही जरूरी है। तो इसका हम लोग रेडिएटर को यूज करते हैं। अब हम लोग देखेंगे बकज रिले के बारे में। इसका फंक्शन क्या होता है, ये लगा कहाँ होता है, इसका पर्पस क्या होता है। इट इज कनेक्टेड बिटवीन ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक। तो दोस्तों ये जो बकज रिले होता है ये ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक के बीच में लगा होता है। और ये किस ट्रांसफार्मर में लगता है, तो ये वही ट्रांसफार्मर में लगेगा जहां पे क्या होगा कि 500 किलो वोल्ट से ज्यादा का ट्रांसफार्मर होगा। और इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये सेफ्टी डिवाइस प्रोड्यूस करता है। ये डिवाइस को सेफ्टी प्रोड्यूस करता है। इसका मेन फंक्शन ये होता है कि टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर फ्रॉम फॉल्ट, किसी भी फॉल्ट से ट्रांसफार्मर को बचाना है, इसका मेन फंक्शन होता है। और इसमें एक स्विच होता है जो कि मरकरी स्विच होता है। अगर कोई भी फॉल्ट आता है तो मरकरी स्विच क्या करता है, इसको अलार्म करता है और इसे प्रोटेक्ट करता है। एक्सप्लोजन वेंट क्या होता है, इट इज नॉट यूज एज यूजुअल, इसको हम लोग सामान्यतः यूज नहीं करते हैं। इट इज इमरजेंसी वेंट सपोज इफ एनी मेजर फॉल्ट कम एंड ब्रीदर नॉट वर्किंग। ये इमरजेंसी इवेंट होता है। मान लीजिए कि कोई फॉल्ट आ गया, बहुत ही बड़ा फॉल्ट आ गया और वहां पे ब्रीदर काम नहीं कर रहा है। ब्रीदर क्या कर रहा है, नॉट वर्किंग, ब्रीदर काम नहीं कर रहा है। सो वाइल गेट हॉट कंटिन्यूअसली, तो वहां पे क्या होगा, जो तेल होगा वो कंटिन्यूअसली गर्म होते रहेगा। एंड बकज रिले नॉट वर्किंग, और वहां पे बकज रिले भी क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में क्या होगा, सो ट्रांसफार्मर विल ब्लास्ट बिकॉज वाइल गेट मोर हॉट कंटिन्यूअसली। तो वहां पे क्या होगा, ट्रांसफार्मर ब्लास्ट कर जाएगा क्योंकि जो तेल है वो लगातार क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। सो इन दिस कंडीशन टू प्रोटेक्ट ट्रांसफार्मर एक्सप्लोजन वेंट ब्रेक एंड ऑल वाइल विल आउट फ्रॉम ट्रांसफार्मर। तो वहां ऐसे केस में क्या होता है कि एक्सप्लोजन वेंट जो होता है उसको टूट जाता है, वो प्रेशर से ही टूट जाता है और उसमें से जितना भी तेल होता है वो बाहर निकल जाता है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसफार्मर ब्लास्ट नहीं करता है। नॉर्मली एक्सप्लोजन वेंट मेड वीक मटेरियल देन ट्रांसफार्मर बॉडी मेक। तो ये क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जो एक्सप्लोजन वेंट का जो मटेरियल होता है वो ट्रांसफार्मर बॉडी के मटेरियल से बहुत ही कमजोर बनाया जाता है, ताकि वो प्रेशर आए और ऐसा मेजर फॉल्ट आ जाए तो वो ब्रेक कर जाए। देखिए ये एक एग्जाम्पल आपको समझाया जा रहा है। जैसे ये मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर का बॉडी है और ये क्या है, कोर है और इसमें वाइंडिंग किया गया है और ये होता है एक्सप्लोजन वेंट। तो ये जो यहाँ पे लगा हुआ रहता है इसका मटेरियल जो होता है वो वीक यानी कि कमजोर बनाया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, जब यहाँ पे ट्रांसफार्मर में ज्यादा लोड होगा तो ये गर्म होना शुरू कर देगा। तो गर्म होगा तो ये वायल क्या होगा, ये भी हीट होगा क्योंकि ट्रांसफार्मर के अंदर है। और ये जब हीट होगा तो क्या करेगा, ये अगर इसको हम लोग नहीं ब्रेकेबल बनाते तो ये इसमें इतना वायल गर्म हो जाता है कि ये ब्लास्ट कर जाता। तो इसके लिए इस मटेरियल को वीक बनाया जाता है ताकि ये खुद से ही ब्रेक कर जाता है और सारे वायल इससे बाहर आ जाते हैं। तो इसको हम लोग एक्सप्लोजन वेंट को हम लोग इमरजेंसी केस में यूज करते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोगों ने टोटल ट्रांसफार्मर को पढ़ लिए हैं। अब हम एक छोटा सा डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू आपको पूरा ओवरव्यू इसके कंस्ट्रक्शन को समझाने का कोशिश करेंगे। तो हमने जितना भी कंस्ट्रक्शन पढ़ा है ट्रांसफार्मर का, उसका एक ओवरव्यू देख लेते हैं, कौन पार्ट्स कहाँ होते हैं, और इसको समझने में और भी आसानी हो जाएगा। जितना हम लोगों ने पढ़ा है इसको देखने के बाद और भी ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा हम लोगों के लिए। देखिए ये होता है ट्रांसफार्मर टैंक, ये जो मेन टैंक है वो ट्रांसफार्मर टैंक है और ये क्या है, वाइंडिंग है। और ये जो डॉट से दिखाया गया है ये है ट्रांसफार्मर का तेल यानी कि ट्रांसफार्मर वायल। और ये क्या है, तो ये कोर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये जो आपका ऊपर में जो लगा हुआ है ये क्या है, इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक होता है और जस्ट कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के बीच में क्या होता है, बकज रिले होता है। और यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक के पास में क्या लगा होता है, ब्रीदर लगा होता है। आप देख सकते हैं कंजर्वेटर टैंक हमेशा हाफ फिल किया जाता है, पूरा फिल नहीं किया जाता है, हम लोगों ने देख लिए हैं।
तो ये और ये क्या है, डॉट से जितना भी दिखाया गया है ट्रांसफार्मर वायल है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहें और आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।